हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग। तो आर्ट एंड टीचिंग जो है 50 नंबर का आता है स्टूडेंट, जिसमें से जो है 30 नंबर जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन जो है मैथ एंड रीजनिंग का रहता है और 10 क्वेश्चन जो है जीके एंड जीएस का रहता है। टोटल जो है आपको जो है 50 नंबर का आएगा ये आर्ट एंड टीचिंग का पेपर। तो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्जाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो दोनों में जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो एग्जाम हुआ है 5/9/2023 का में। तो 5/9/2023 में एग्जाम हुआ है, इसी का क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षण में स्वतंत्र चर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थी, थर्ड ऑप्शन है सामग्री और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण विधि। तो शिक्षण में स्वतंत्र चर है क्या है? तो शिक्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट के अध्यापक अथवा शिक्षक ही स्वतंत्र चर है। शिक्षण की प्रक्रिया को वही नियोजित करता है, वह इसे अपने नियंत्रण में रखकर विद्यार्थियों के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए गए आदेशों को मानकर उनका पालन करते हैं, क्योंकि समुचित शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक के नियंत्रण में रहती है। इसीलिए इसे जो है क्या कहा गया है? स्वतंत्र चर कहा गया है। जबकि विद्यार्थी को आश्रित चर कहा जाता है और पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षण साधन तथा शिक्षण विधियों को मध्यस्थ चर की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे जो है आश्रित चर किसको कहा जाता है? तो आश्रित चर जो है विद्यार्थी को कहा जाता है। मध्यस्थ चर किसको कहा जाता है? तो पाठ्यक्रम को कहा जाता है, शिक्षण सामग्री को कहा जाता है, शिक्षण साधन को कहा जाता है और शिक्षण विधि को जो है मध्यस्थ चर कहा जाता है। अब स्वतंत्र चर किसको बोलते हैं? तो स्वतंत्र चर जो है शिक्षण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। तो शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न तैयार करना, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण को मनोरंजन बनाना, थर्ड ऑप्शन है छात्रों का मूल्यांकन करना और फोर्थ ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण को मनोरंजन बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षण को आनंददायक तथा रोचक बनाना शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को विभिन्न शिक्षण गतिविधियों के आयोजन से और कक्षा में नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अधिक सुखद और प्राप्य बनाने के लिए यह शिक्षण का चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? तो शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन जो है सीखने के परिणाम पर किया जाता है। किसके परिणाम पर किया जाता है? तो सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अधिगम के परिणाम सबसे उपयुक्त मानदंड है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आवधिक यह शिक्षकों और शिक्षार्थियों को शिक्षण और अधिगम में सुधार करने में मदद करता है। शिक्षण प्रभावशीलता से तात्पर्य शिक्षकों को शिक्षण क्रियाकलापों को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्यों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। तो उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, सेकंड ऑप्शन है योजना की समय पर क्रियान्वित करना, थर्ड ऑप्शन है गतिविधि तय करना और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उद्देश्यों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना की समय पर क्रियान्वित करना और गतिविधि तय करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है मूल रूप से प्रकाशित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। और ब्लूम की वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकरण से संबंधित है। तो ब्लूम की वर्गीकरण जो शिक्षा है उसके अंतर्गत जो है सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। दिखाओ और बताओ का संबंध है। तो दिखाओ और बताओ का संबंध जो है किससे है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि से, सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शन विधि से, थर्ड ऑप्शन है चर्चा विधि से और फोर्थ ऑप्शन है समस्या समाधान विधि। तो दिखाओ और बताओ का संबंध है प्रदर्शन विधि से। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। प्रदर्शन विधि में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाता है। प्रदर्शन प्रायः तब होता है जब विद्यार्थी सिद्धांतों को वास्तविक परिदृश्य से नहीं जोड़ पाते अथवा जब छात्र सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को समझने में असमर्थ होते हैं। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है। तो शिक्षण की निगमनात्मक विधि क्या है? तो शिक्षण की निगमनात्मक विधि परंपरागत दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। ह्यूरिस्टिक पद्धति की देन है। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति जो है कौन दिए थे? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति जो है दिए थे आर्मस्ट्रॉन्ग, HE आर्मस्ट्रॉन्ग की देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ह्यूरिस्टिक पद्धति जो है किनका देन है? तो HE आर्मस्ट्रॉन्ग की देन है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि HE आर्मस्ट्रॉन्ग ने अनुमानी पद्धति की शुरुआत की। अनुमानी पद्धति से तात्पर्य समस्या का सबसे अच्छा समाधान तेजी से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्धारित करने से है। यह स्व अध्ययन, स्व शिक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान के अधिग्रहण में सहायता करती है। इस प्रकार यह एक समस्या समाधान पद्धति है जो छात्रों को जांच और शोध के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 9। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता है। तो एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ की लंबाई, सेकंड ऑप्शन है कक्षा का स्तर, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्य हासिल करना और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे पाठ्य योजना की विशेषता है पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर और लक्ष्य हासिल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है? तो 5E मॉडल में जो है कौन सा इसमें जो है एक शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है परीक्षण करना, सेकंड ऑप्शन है सहजता, थर्ड ऑप्शन है खुदाई और फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण करना। तो 5E मॉडल में से जो है इसमें शामिल है वो है अन्वेषण करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि 5E लर्निंग मॉडल 5 चरणों पर आधारित एक निर्देशात्मक मॉडल है। इन चरणों में संलग्न होना, अन्वेषण करना, स्पष्टीकरण, विस्तार और मूल्यांकन है। इन चरणों के माध्यम से छात्रों को समय के साथ एक अवधारणा को समझने की अनुमति देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण का यह रचनावादी मॉडल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है। और जब जानेंगे स्टूडेंट कि सूक्ष्म शिक्षण जो है किसको कहते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षकों को शिक्षण कौशल के रूप में बुलाए जाने वाले विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके शिक्षण कौशल का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल पाठ्य पुस्तक तथा कक्षा अनुशासन आदि कक्षा के हर पक्ष को सरल एवं सुगम किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है। तो क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सेकंड ऑप्शन है भौतिक या शारीरिक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की क्रमादेशित अनुदेशन क्या है। तो क्रमादेशित अनुदेश वह अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को एक श्रृंखला में छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है और उसे क्रम में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को उनकी प्रगति के ज्ञान के माध्यम से पोषित किया जाता है। स्टॉफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने और उसकी पूरी प्रक्रिया को क्रमादेशित निर्देश कहा जाता है। इस प्रकार क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद, तो कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है। तो पढ़ने की सक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपेक्षित सीखने का परिणाम, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी के सीखने का आकलन, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, और फोर्थ ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा कक्ष में प्रक्रिया में जो है कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं इसमें। तो शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन जो है इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो जो पुस्तकालय में काम करता है जो व्यक्ति, उसको जो है लाइब्रेरियन कहकर बुलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को जो है पुस्तकों की ज़रूरत जो है किस प्रकार होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है अपने आप को समझने के लिए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को जो है पुस्तक की ज़रूरत होती है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित हो सके तथा खुद को समझ सकें। पुस्तकें मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल हमें ज्ञान और जानकारी देती है बल्कि हमें समझाती है कि हम अपने कैसे जीना चाहते हैं और कैसे समाज में अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, तो छात्र में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से जो है विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं इनका आभास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो छात्रों के बीच जो है नैतिक मूल्यों को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उनका अभ्यास कराता है। नैतिक मूल्य सामान्य दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिसके द्वारा कोई सही और गलत के बीच न्याय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो, तो कौन शिक्षक जो है छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करते हैं। शिक्षकों का समृद्ध ज्ञान और सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आधार है। शिक्षक छात्रों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होते हैं। एक शिक्षक द्वारा किसी भी संदर्भ में एक अच्छा मित्रवत वातावरण आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? तो किसी छात्र को जो है कठोर दंड क्यों नहीं देना चाहिए? तो छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है, इसीलिए जो है छात्र को जो है कठोर दंड नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। CCE का जो है अर्थ इसमें पूछा है या इसका जो है फुल फॉर्म। तो CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है। तो निदानात्मक परीक्षण का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्यार्थी की कठिनाई को पहचान करने के लिए होता है। तो निदानात्मक परीक्षण का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्यार्थी की कठिनाई को पहचान करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की निदानात्मक परीक्षण का अर्थ बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना, कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या में कमी लाना है। तो निदानात्मक परीक्षण का कार्य क्या है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका कार्य है अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या में कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 23। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी को अब अगली कक्षा में प्रोन्नत करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। पाठ चर्चा विकास किस पर आधारित है? तो पाठ चर्चा विकास जो है किस पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दार्शनिक आधार, सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक आधार, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आधार और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ चर्चा विकास जो है दार्शनिक आधार पर जो है होता है, राजनीतिक पर होता है और मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। तो किसमें जो है सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है? तो पाठ चर्चा में शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पाठ चर्चा का अर्थ क्या होता है? तो पाठ चर्चा का अर्थ होता है पढ़ने योग्य या सीखने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक आदर्श विद्यार्थी में स्थापित किया जाता है। तो एक आदर्श विद्यार्थी में जो है क्या, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एक आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है। तो एक आदर्श विद्यालय में जो है क्या जो है स्थापित किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सेकंड ऑप्शन है 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये जो है गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि एक आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है। तो एक आदर्श विद्यालय में जो सबके लिए शिक्षा स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की एक आदर्श विद्यालय की स्थापना प्राकृतिक क्षेत्र में की जाती है। आदर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने एवं अलग अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। स्कूलों में विशाल कक्षाएं, उचित डेस्क, बोर्ड, अलमारी आदि होना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण के अधिकार का अर्थ है। तो शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यही जो है शिक्षण के अधिकार का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? तो जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, लिंगवा फोन किसका उदाहरण है? तो लिंगवा फोन जो है उदाहरण है श्रव्य सहायता का। किसका उदाहरण है? श्रव्य सहायता का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लिंगवा फोन क्या है? तो लिंगवा फोन जो है एक श्रव्य उपकरण है। श्रव्य उपकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा अधिगम सहायक सामग्री जिसमें केवल कानों का प्रयोग करके शिक्षण को सहज बनाया जा सकता है। तो श्रव्य जो है श्रव्य उपकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऐसा अधिगम सामग्री जिसमें केवल कानों का प्रयोग करके शिक्षण को सहज बनाया जाता है। उदाहरण में जैसे मौखिक, उदाहरण में दिया हुआ था इसमें स्टूडेंट मौखिक प्रश्नोत्तर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ग्रामोफोन, ये सब जो है सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, करके सीखना है। तो करके सीखना क्या है? तो प्रायोगिक ज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करके सीखना क्या होता है? तो करके सीखना वह प्रक्रिया होती है जिससे लोग अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से उन अनुभवों को जिससे वे सक्रिय रूप से चीज़ों को बनाने और दुनिया की खोज में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। 30 क्वेश्चन जो है इसमें आर्ट एंड टीचिंग का था स्टूडेंट। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे जीके एंड जीएस का क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? तो 1820 के दशक में जो है संथाल जो है विद्रोह नहीं किया था। और संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? संथाल लोग विद्रोह किया था 1855-56 ईस्वी में। इसी को जो है संथाल विद्रोह भी कहते हैं। और इसके नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। और इसमें सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट अहोम। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह जो है हुआ था 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्टूडेंट रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 ईस्वी में। हो सकता है स्टूडेंट इसमें जो है संथाल विद्रोह पूछा, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था, या फिर पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, या फिर रामोसी विद्रोह कब हुआ था। तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में, पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 ईस्वी में, और रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में सूर्य कब उगेगा? तो गुजरात के कांडला में जो है सूर्य उगता है प्रातः लगभग 7 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किसी भारतीय कंपनी में एक निर्देशक द्वारा अधिगम निवेश कितना है? तो किसी भारतीय कंपनी में एक निर्देशक द्वारा अधिगम निवेश जो है कितना है? तो 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। सेकंड ऑप्शन है अनुराग नारायण सिंह। तो ये भी जो है संबंधित थे। नेक्स्ट है जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी भी जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यह वायु का रंग बताता है। सेकंड ऑप्शन है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर की भविष्यवाणी करता है। तो ये सही है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है क्या बताता है? तो ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी जो है ये बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो यह है लैंडफिल। कौन है? तो लैंडफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आती है? तो वनों की कटाई से आमतौर पर जो है वर्षा में कमी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, UNFCCC से तात्पर्य है? तो UNFCCC का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है UNFCCC का फुल फॉर्म। और इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे स्टूडेंट, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताएं। तो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले कौन वनस्पति है? तो शीतोष्ण वनस्पति जो है कश्मीर घाटी में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STT का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।